Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I have come with chemistry on a high demand of yours. तो कार्बन की संख्या बढ़ने पर विलेयता घटती है। विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी, मतलब जल में घुलने की क्षमता। तो घी हम जानते हैं वो जल में नहीं घुलता, तो उसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है। देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और उसका विस्तारित रूप जो होता है वो इस तरह होता है। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो वही बेंजीन आपका गमकसेन बन जाता है। गमकसेन आप जानते हैं कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। इसका साधारण नाम गमकसेन और IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होता है। और देखिए ये एल्कीन से एल्केन बन जाता है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ये क्लोरल से बनता है। जब क्लोरल की क्रिया दो क्लोरोबेंजीन से होती है कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो जल निकल जाता है। जो बचता उसे DDT कहते हैं। ये भी एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए H बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब HFON फोन में से किसी से भी जुड़ता है H तो उसके मध्य अणुओं के मध्य एक अन्य प्रकार की बॉन्डिंग हो जाती है जिसे H बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये इन टू टाइप्स की होती हैं, एक इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर क्या होता है। इंटर में H बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच होती हैं। इंटर में देखिए आप फ्रेंड्स दो अलग अलग बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है जब अलग अलग फ्रेंड्स बनेंगे तो एक ग्रुप बनता हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आप उसका MP और BP भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब आप एक चम्मच पानी को गर्म करते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वही एक बाल्टी पानी को गर्म करेंगे तो और देर लगेगा। तो वही सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो MP BP बढ़ेगा। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें चूँकि सरफेस एरिया कम होता है, इसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए MP और BP भी कम हो जाते हैं। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में आर्थो नाइट्रोफिनॉल कम एसिटिक होता है क्योंकि उसमें H+ जल्दी नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि इसमें देखिए पास पास होने के कारण यहाँ H और O के बीच क्या हो रहा है, एक बॉन्डिंग बन रही है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाँ, यहाँ एक प्रकार का एक और आकर्षण आ गया। आकर्षण होने की वजह से H+ जल्दी नहीं निकल पाता और H+ जल्दी ना निकलना ही कम एसिडिटी को दिखाता है। अगर H+ जल्दी निकल जाता है तो उससे हम कहते हैं ज़्यादा एसिडिक है। मार्कोनिकॉफ रूल में आपने याद कर लिया है कि H हमेशा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है तो देखते हैं। तो H+ दोनों से जुड़ सकता है, पहले वाले कार्बन से भी और दूसरे वाले कार्बन से भी। अगर पहले कार्बन जुड़ेगा तो H+, जहाँ H जाएगा उसके बगल में प्लस को अपने दे देगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट डिग्री बन रहा है, यहाँ सेकंड डिग्री बन रहा है। तो फर्स्ट डिग्री में देखिए अल्फ़ा, इसे कहते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। क्योंकि किसी विशेष ग्रुप के बाद जो कार्बन होता है उससे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ देखिए 3 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। क्योंकि ये विशेष ग्रुप है, इसके बाद वाला अल्फ़ा, इसके बाद वाला ये भी अल्फ़ा। तो यहाँ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से अब निकालते हैं कि H वहाँ जाता है जहाँ H ज़्यादा है। पोलराइज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन से क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी, और मोर स्टेबिलिटी से लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव से लेस बेसिसिटी। कोई जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन क्यों करेगा, सभी मॉलिक्यूल्स स्टेबल होना चाहते हैं जैसे हम सब। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आयंस ऑन बिगर शेप ऑफ एटम गेटिंग स्टेबल, जैसे अगर चार्ज बहुत बड़ी साइज़ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बहुत दूर दूर हो जाए तो उसे स्टेबल कहा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि HI ज़्यादा स्टिक है। क्यों, क्योंकि H+ अगर आप निकाल दीजिए तो I पे आ गया इलेक्ट्रॉन, अब I इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। क्यों, क्योंकि अन्य की उपस्थिति में तो अन्य की तुलना में तो रख ही सकता है। जैसे हम जानते हैं HF होता है, फ्लोरीन क्लोरीन, HCl हो गया, HBr हो गया।
ब्रोमीन, आयोडीन, HI हो गया, तो उनकी तुलना में तो HI रख ही सकता है, क्योंकि I बहुत बड़ी साइज़ होता है इसका, और I- ये इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जब साइज़ बहुत बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इसीलिए HI ज़्यादा स्टिक होता है अन्य की तुलना में। अन्य की तुलना मतलब HF, HBr, HCl। और देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है H2O और एथिल अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिटिक है, तो आप बताएंगे ज़्यादा एसिटिक H2O है। और इसका उल्टा, कौन बेसिसिटिक ज़्यादा है, कौन तीक्ष्ण ज़्यादा है, कौन कर्सेल ज़्यादा है, तो हमारा एथिल अल्कोहल। मतलब एथिल अल्कोहल ज़्यादा बेसिसिटी होता है H2O से, H2O ज़्यादा एसिटिक होता है एथिल अल्कोहल से। इसका रीज़न क्या है? H2O को हम लिखेंगे HOH और C2H5OH को OHC2H5। यहाँ से अगर हम H को निकाल देते हैं तो OH माइनस, और यहाँ से और OHC2H5 में से भी H को निकाल देते हैं तो बचता है O माइनस C2H5। अब देखिए, वहाँ I माइनस था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ O माइनस दोनों जगह माइनस माइनस, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो इनका साइज़ सेम है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे सेम होगा। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ दोनों जगह O माइनस है, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। हम दूसरा लगाएंगे कि O माइनस C2H5 क्या करता है, ये इसमें प्लस आई पाया जाता है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो O माइनस को इलेक्ट्रॉन और देगा। O माइनस पहले से इलेक्ट्रॉन लिया है, उसको इलेक्ट्रॉन और दिया जा रहा है, तो यानी कि वो ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, उसका चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है वो कम एसिटिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल कम एसिटिक है, जबकि जो H2O में H है वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन देता है। प्लस आई उसमें भी होता है, लेकिन वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसीलिए ज़्यादा एसिटिक H2O है और ज़्यादा बेसिक एथिल अल्कोहल, क्योंकि एसिटिक का उल्टा बेसिक है। जो बेसिक है वो एसिटिक होगा, जो एसिटिक ज़्यादा है जो एसिटिक ज़्यादा है वो बेसिक कम होगा, जो बेसिक ज़्यादा है वो एसिटिक ज़्यादा होगा।